दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भारत का प्रयास या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका या वैश्विक शांति निर्माता के रूप में भारत की भूमिका, उसकी चुनौती और भारत इसके लिए भारत की किस प्रकार भारत के लिए महत्वपूर्ण है या भारत के हित में है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। से पहले यदि 70 पीपीसी मेंस फाइनल करना है, कुछ नहीं करना है, 180 पीडीएफ और वीडियो रख के जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज है 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप भूमिका सबसे पहले लिखना है, अनुच्छेद 51 भारत को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए जो है आदेश देता है। अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 51 को ध्यान में रखते हुए विगत कुछ वर्षों से और भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में वैश्विक जगत में संघर्ष जो है चरम पे है। एक तरफ यूक्रेन रूस युद्ध के 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इजराइल हमास जो है 300 से अधिक दिन से संघर्षरत है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो है ईरान और सऊदी अरब के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वैश्विक स्तर पर बड़ी उथल पुथल की स्थिति है। वैश्विक संघर्ष जो है चरम पे है। ऐसे में भारत भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 के तहत कई प्रयास किए हैं और उन सब प्रयासों को हम एक एक करके देखेंगे। भूमिका में अनुच्छेद 51 का जरूर चर्चा करना है। सबसे पहले ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। जैसा कि जानते होंगे कि भारत 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का आयोजन करा चुका है और भारत जो है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करके ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। और जैसे कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए भारत जो है लगातार ग्लोबल नॉर्थ यानी पश्चिमी देश और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश को बीच जो है हमेशा संघर्ष को जो है कम करने, विवादों को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट हो चुका है और भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के माध्यम के प्रयासों के तहत ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराया है। अफ्रीकी संघ को यूएनओ के मुद्दे पे, यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या आप देखेंगे यूएनएफसीसी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, WTO, इस सब के मंच पे भारत विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है। अब जैसे कि आप देखेंगे अफ्रीकी संघ को भारत क्या किया है, ग्लोबल G20 में शामिल कराया है वैश्विक स्तर पर एकजुट करने के लिए। चूंकि अफ्रीका की इतनी बड़ी कंट्री है, उसको G20 में भागीदारी मिल गई है भारत के प्रयासों से, तो जो संघर्ष समाधान होगा, जो संघर्ष है वो तो कम होगा विकसित और विकासशील देशों के बीच। दूसरा है WTO के कृषि पर समझौते के तहत, जो WTO कृषि समझौते के तहत प्रावधान है कि 10% से अधिक सब्सिडी कोई नहीं दे सकता है। विकासशील देशों की अपनी खास सुरक्षा को पूरा करने के लिए इस जो 10% की सीमा है उसको क्रॉस कर रहा था। तो भारत इस विवाद को दूर करने के लिए भारत के प्रयासों से WTO कृषि पर समझौते के तहत पीस क्लॉज का एक अस्थायी प्रावधान कराया है। इसके तहत क्या है कि जब तक कृषि पर समझौते के तहत खदान भंडारण की जब तक पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक अस्थायी रूप से विकासशील देश 10% की जो सब्सिडी की सीमा है उसको पार कर सकता है, उससे ऊपर भी दे सकता है। तो आप देखे होंगे किस तरीके से खाद्यान्न सुरक्षा के मुद्दे पे अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने के मुद्दे पे या संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता तंत्र में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है।
ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। उसके बाद अगला है भारत एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में भारत की जो कूटनीति है वो पहले से अधिक सक्रिय हो गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, इसी का परिणाम रहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन रूस युद्ध भारत के प्रधानमंत्री ही समाप्त करवा सकता है। ये भारत का बढ़ता हुआ महत्व है। दूसरा देखेंगे कि कुछ समय पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है तनातनी शुरू से ही है। तो इजराइल जाने वाली कोई भी विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन भारत का जो प्रयास था, पहली बार 2000 अब देखेंगे 2018 में नई दिल्ली से जो तेल अवीव इजराइल जो विमान जा रहा था, उसको भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों से सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र को जो है हवाई क्षेत्र के माध्यम से ही जो है तेल अवीव गया था। पिछले 70 वर्षों में इजराइल जाने वाली कोई विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन भारत का प्रयास क्या रहा कि नई दिल्ली से जो विमान गया वो सऊदी अरब होते हुए हवाई क्षेत्र को क्रॉस करते हुए वो तेल अवीव गया है। इसके बाद जो है गाजा में जो है रमजान के दौरान जो है इजराइल की जो है जो बमबारी है उसको भारत जो है रोकने के लिए एक विशेष दूत भेजा था। तो ये भारत के बढ़ते सक्रिय मध्यस्थ दिख रहा है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि जानते हो कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का प्राचीन दर्शन है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। भारत इसी के तहत पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है, पूरे विश्व में शांति स्थिरता के लिए प्रयास करता है। ये वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है भारत को एक वैश्विक स्तर पर शांति निर्माता के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और भारत अपनी इसी विचारधारा के तहत अलग अलग शासन मॉडल वाले किसी साम्यवादी देशों के साथ, समाजवादी देशों के साथ, पूंजीवादी देशों के साथ, समझ रहे हैं, राजशाही शासन देशों के साथ जो है अलग अलग शासन वाले और अलग अलग शासन मॉडल वाले देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। अलग अलग देशों की विचारधारा, हर देश की अपनी अपनी विचारधारा होती है, शासन का मॉडल अलग होता है। किसी लोकतांत्रिक शासन है, कहीं कहीं जो है राजशाही शासन है, राजतंत्र है, तो कहीं जो है अलग अलग देशों के शासन है। तो सबके साथ भारत जो है संबंध बनाए, कहीं पूंजीवादी है, कोई समाजवादी है, देख रहे हैं, कोई साम्यवादी है। तो अलग अलग शासन वाले देशों के साथ या अलग अलग शासन मॉडल वाले देशों के साथ भारत जो है संबंध बनाए रखा है इसी विचारधारा के तहत। क्योंकि हम दरअसल क्या है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मान लेते हैं। तो पूरे विश्व को जब हम जैसे ही परिवार मानेंगे, हम यह नहीं देखेंगे कि आपके यहाँ साम्यवादी शासन है, आपके यहाँ पूंजीवादी है, आपके यहाँ साम्यवादी है, आपके यहाँ राजशाही है, हम वो नहीं देखेंगे, राजतंत्र है, हम वो नहीं देखेंगे। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं इसी के तहत। उसके बाद गैर पश्चिम किंतु सहयोगात्मक दृष्टिकोण, भारत का जो दृष्टिकोण है गैर पश्चिम यानी पश्चिमी देशों के विपरीत लेकिन सहयोगात्मक है। भारत ये दिखाया है कि मेरा दृष्टिकोण भले ही गैर पश्चिम है लेकिन हम सबके साथ सहयोग बना के रखते हैं। जैसे भारत का देखिए एशियाई देशों के साथ भी संबंध है, लेकिन ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। ऊपर से अमेरिका के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है, जर्मनी के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी भारत की साझेदारी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ है। तो भारत का दृष्टिकोण पश्चिम जरूर है यानी गैर पश्चिम, लेकिन भारत सबों के साथ समान दृष्टिकोण संबंध बना के रखता है, समान साझेदारी कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि देखते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बट गया था। एक भाग का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, दूसरा अमेरिका कर रहा था। तो विश्व दो भागों में बटा हुआ था। तो नेहरू, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जो है वैश्विक स्तर पर संघर्ष को कम करने के लिए, शांति स्थिरता के और विकास को बढ़ावा देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया था दोनों देशों के समान दूरी पर। इससे संघर्ष क्या हुआ, कम हुआ, लंबा इतिहास है। उसके बाद संघर्ष समाधान का लंबा अनुभव है भारत के पास। भारत जो है शुरुआत से ही संघर्ष समाधान का लंबा अनुभव रहा है भारत के साथ। अब कहिए कैसे? भारत 1947 में ही देखेंगे एशियाई देशों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जागरण के लिए 1947 में एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया था। साथ ही साथ 1948 में कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी आयोग का नेतृत्व किया था और यही भारत के नेतृत्व में ही कोरिया में चुनाव हुआ था और पहली बार लोकतांत्रिक सरकार जो है कोरिया में गठन हुआ था। ये भारत के जो है
कारण ही संभव था। इसके अलावा 2005 में नेपाल और माओवादी के बीच जो संघर्ष विराम के लिए नई दिल्ली में 12 सूत्री समझौतों को संभव बनाया था। इसके बाद नेपाल में क्या हुआ कि माओवादी और वहाँ के राजनीतिक दलों के बीच मिलीजुली गठबंधन से सरकार बनना शुरू हुआ। ये भारत के प्रयासों से हुआ था। इसके अलावा देखेंगे बढ़ता वैश्विक साख, हाल के वर्षों में देखेंगे भारत का वैश्विक साख बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख क्या है, बढ़ रहा है। अब भारत की साख कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की पूछ हो रही है। भारत कभी यूक्रेन की यात्रा करता है तो कभी रूस की यात्रा करता है, कभी इजराइल की यात्रा करता है तो कभी ईरान की यात्रा करता है। तो जो भी वैश्विक स्तर पर है, वैश्विक स्तर पर भारत जैसे बहुत कम देश है जो सभी संघर्षरत राष्ट्रों के साथ समान संबंध बनाए रखता है। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए हैं तो रूस भी गए हैं। बहुत कम ऐसे देश है जो अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। तो ये भारत के बढ़ता वैश्विक साख है। भारत इन्हीं माध्यम से, इसके अलावा भारत सतत विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, तकनीकी के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर योगदान करता है। अब देखिए वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस, सौर गठबंधन फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही साथ कोविड संकट में वैश्विक स्तर पर 95 देशों को कोविड मैत्री पहल के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराया है, देख रहे हैं। इसके अलावा भारत आपदा प्रबंधन हो, मानवीय सहायता हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर विकास को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यूएनओ के शांति मिशन में योगदान, भारत अभी तक यूएनओ के 49 मिशनों में 2,53,000 सैनिकों को भेज चुका है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत 9 देशों में भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ियां शांति प्रयासों में काम कर रही है। तो इन सब पॉइंटों के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मध्यस्थता और वैश्विक शांति एवं स्थिरता में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब प्रश्न है कि वैश्विक शांति किस प्रकार भारत के हित में है। तो सबसे बड़ा है वैश्विक संघर्षों का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कहिए तो जब भी वैश्विक संघर्ष होता है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ है, इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है, ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इससे क्या होता है, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा चुनौती पैदा होती है। अब यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो छात्र संकट में फंस गए थे। ईरान में भारतीय काम कर रहे हैं, इजराइल में भारतीय काम कर रहे हैं, जब भी युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो उनकी सुरक्षा चुनौती पैदा हो जाती है। ऊर्जा संकट की चुनौती होती है। जैसा कि जानते होंगे कि भारत 80% से अधिक खनिज तेल का आयात करता है और खनिज तेल के आयात के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब भी संघर्ष होता है तो क्या होता है, जो मध्य पूर्व से तेल का आयात होता है वो उसमें क्या होता है, तेल के दाम बढ़ जाता है, तेल की आपूर्ति कम हो जाती है, निर्यात प्रभावित, आयात प्रभावित होती है। और जब भी मध्य पूर्व में संघर्ष पैदा होता है, तेल के दाम में वृद्धि होती है, इससे भारत में महंगाई पैदा होती है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, जब भी संघर्ष होता है तो वस्तुओं के आवाजाही का, समझ रहे हैं, आयात निर्यात प्रभावित होने से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, व्यापार पर असर पड़ता है। उसके अलावा नियम आधारित विश्व व्यवस्था में व्यवधान, जैसा कि जानते होंगे कि भारत का मानना है कि भारत नियम आधारित विश्व व्यवस्था को समर्थन करता है, लेकिन जब भी संघर्ष होता है, दो देशों के बीच या राष्ट्रों के बीच संघर्ष पैदा होता है, तो भारत की नियम आधारित विश्व व्यवस्था का दृष्टिकोण है, उसमें चुनौती पैदा होती है। साथ ही साथ जब भी संघर्ष पैदा होता है, दो देशों के बीच व्यापार संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो आयात निर्यात प्रभावित होने से विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। जब भी क्या होता है कि वैश्विक संघर्ष होता है तो क्या होता है, देशों के बीच दूरियां बढ़ती है, देशों के बीच सहयोग टूटता है। और इससे क्या होता है कि अलग अलग देशों के बीच, अब उधर दो देश है, यूक्रेन और रूस है, दोनों के बीच संतुलन बनाने में चुनौती पैदा होती है। रूस युद्ध के मुद्दे पर ही भारत का अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, रूस के साथ, यूक्रेन के साथ, इस सब के साथ संतुलन बनाने में चुनौती पैदा हो गई है। अभी ईरान और इजराइल के बीच दोनों के साथ भारत की साझेदारी है, दोनों लड़ रहा है,
तो अब दोनों देश उम्मीद करता है कि हमारे पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए, तो उसमें संतुलन बनाने में चुनौती पैदा होती है। तो यह स्थिति है। अगर मान लीजिए युद्ध नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चुनौती है, भारत जो है इसको उल्टा कीजिएगा। उसके बाद आगे का पॉइंट है वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों में भारत की चुनौती। अब वैश्विक स्तर पर भारत शांति प्रयासों में भारत के सामने सबसे बड़ा बाधा है क्षेत्रीय संघर्ष। भारत का जो है चीन और पाकिस्तान के साथ जो है अनसुलझे विवाद है। आप जो है वैश्विक स्तर पर नेता बनने जा रहे हैं, आप मध्यस्थ बनने जा रहे हैं, और आप ही का विवाद, आपका अपना विवाद दूर नहीं हो रहा है। जब तक घर को ठीक नहीं कीजिएगा तब तक बाहर की झगड़ा को समाप्त करने जाइएगा। आप देखते हैं घर में विवाद है उसको दूर कीजिए, उसके बाद बाहर को पंचायती कीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो विवाद है वो वैश्विक स्तर पर भारत की जो मध्यस्थता करने की या शांति प्रयासों की जो पहल है, शांति प्रयास है, उसमें चुनौती पैदा होती है। उसके बाद घरेलू चुनौती भी कम नहीं है भारत का। अब देखिए मणिपुर विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, नक्सलवाद जो है विवाद है। अब प्रयास क्या है कि आपके घर में जो विवाद है उसको आप सुलझा नहीं रहे हैं और बाहर जो है शांति स्थापना करने चले हैं। तो ये सुलझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद संसाधनों की कमी। वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों में संसाधन की जरूरत होती है, विकास सहायता की जरूरत होती है। भारत के पास संसाधन की कमी है, निवेश की कमी है। भारत में जो है गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो जब तक भारत में असंतोष चरम सीमा पे है, तो जब तक भारत के सामने ये सब चुनौती है, तब तक भारत की वैश्विक स्तर पर शांति एवं प्रयास है का जो दृष्टिकोण है उसमें एक बड़ा रोड़ा है, भूराजनीतिक गठबंधन। हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी बढ़ी है। अमेरिका के साथ जो है IPA, क्वाड, ITU के साथ जो है भारत जो है साझेदारी बढ़ा रहा है। तो ये साझेदारी भारत को जो है वैश्विक स्तर पर तटस्थ जो भूमिका होनी चाहिए उसको कमजोर करता है। एक तरफ आप तटस्थता का कहते हैं न्यूट्रल है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के साथ आप गुटबाजी कर रहे हैं। तो ये जो है निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद कूटनीतिक क्षमता। देखिए यह जरूर है कि भारत की कूटनीतिक क्षमता हाल में एक्टिव हुआ है, लेकिन जो कूटनीतिक क्षमता के मामले में पहले से स्थापित शक्ति है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, उसके सामने अभी भी भारत की स्थिति कमजोर है। अमेरिका और ब्रिटेन के पास अपार संसाधन है। अपार संसाधन के बल पे जो है वह किसी भी देश को प्रभावित कर सकता है, किसी भी देश को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत के पास संसाधन कम है। अभी भारत की जो कूटनीति है अभी गतिशील अवस्था में है, वह शुरुआती अवस्था में है। तो ये शांति प्रयास में भारत के अंतर्राष्ट्रीय शांति, वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों में भारत के सामने एक चुनौती है। अब इस पॉइंट को रखना है, PDF पढ़ना है।